स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हम लोग ने न्यूमेरिकल दिया था और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, पिको फेरेट, 3 पिको फेरेट आपको फोटो डायोड का कैपेसिटेंस दे रखा है। ठीक, तो आपको जो सी है वो सी फोटो डायोड का सीपी मान लो, फॉर एग्जांपल ये सी डी मान लो, दैट इज 3 पिको फेरेट। ठीक है, और आपको दे रखा है एम्पलीफायर कैपेसिटेंस सी ए, है ना, सी ए इज व्हाट, सी जे भी होता है ये फोटो डायोड का जंक्शन का, सी जे या सी पी या सी डी, जो भी आपका मन करे आप बोल सकते हो। सी ए हमने लॉजिकली उसमें जो उसमें पढ़ा था, है ना, जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था उसमें जंक्शन कैपेसिटेंस मानते थे सी जे। जो सर्किट पढ़ा था हमने उसमें सी जे और सी ए लिए थे, एम्पलीफायर कैपेसिटेंस सी ए और सी जे दैट इज जंक्शन कैपेसिटेंस। तो सी जे की वैल्यू दे रखी है डायोड की कैपेसिटेंस की 3 पिको फेरेड और एम्पलीफायर कैपेसिटेंस दे रखा है 4 पिको फेरेड। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो मुझे पता है कि मेरा जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस है सी टी, that will be equals to what, simply the addition of these two capacitance. So it will be basically 3 picofarad प्लस पैरेलल में हमारे ये दोनों कैपेसिटेंसेस की वैल्यू ऐड हो जाती है, तो 3 + 4 दैट मीन्स सी टी की वैल्यू हो गई मेरी 7 पिकोफैरेड। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज टू कैलकुलेट द आर टी। नाउ अगर आपको याद हो तो आपने दो रेजिस्टेंस पढ़े हैं, एक आर एल और एक आर ए, है ना। तो आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर एल की वैल्यू दे रखी है 1 किलो ओम, और आर ए यानी इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर वो आपको दे रखा है 1 मेगा ओम। और चूंकि ये दोनों पैरेलल में लगा है, ठीक है, तो जब पैरेलल में लगता है तो आर टी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, दैट मीन्स आर एल प्लस आर ए डिवाइड बाई आर एल इंटू आर ए। ठीक है, तो आर एल की वैल्यू कितनी है, आर एल की वैल्यू है 1 के इन सॉरी प्लस 1 के प्लस 1 m डिवाइड बाई 1 के प्लस 1 m, है ना। तो 10 पावर 3 और 10 पावर 6 अगर हम ऐड करेंगे तो 10 पावर 6 ही आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 6 डिवाइड बाई 10 पावर, यहाँ मल्टीप्लाई है सर, प्लस नहीं है, दिस इज मल्टीप्लाई। सो दिस 1 के इंटू 1 m दैट मीन्स 10 पावर 9। ठीक है, और ये जो है मेरा क्या होता है 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, है ना। तो आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, है ना, ये होता है ना, दिस विल बी बेसिकली 1 बाई आर। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, 1 बाई आर टी की वैल्यू है। तो 1 बाई आर टी इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाई आर टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 पावर 6 डिवाइड बाई 10 पावर 9। दैट मीन्स आर टी यहाँ से आप निकाल सकते हो, लमसम आएगा आपका कितना, 10 पावर 3, अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 3 मतलब 1 किलो। ठीक है, तो आर टी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से, ऑलमोस्ट 10 पावर 3 किलो ओम। नाउ यूजिंग दिस expression to calculate the circuit bandwidth we can easily calculate the circuit bandwidth। ठीक है, यहाँ पर आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 1 डिवाइड बाई 2 4 इंटू आर टी। आर टी की वैल्यू कितनी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 3 किलो, 10 पावर 3 ओम, सॉरी 10 पावर 3 ओम, इट्स नॉट इन किलो ओम। ठीक है, 10 पावर 3 ओम्स इंटू सी टी, सी टी की वैल्यू कितनी है 7 पिको फैरेड, तो इट्स 7 इंटू 10 पावर माइनस 12। तो 10 पावर माइनस 12 इंटू 10 पावर 3 हो गया 10 पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 9 ऊपर चले जाएगा 10 पावर 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 7। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना आया 10 पावर 9 मतलब 9 10 पावर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 7। ठीक है, so that will be equals to what, 22747,952। ठीक है, this is what 22747,952 747,952। ठीक है, and that is in hertz। So if we calculate in kilohertz then this will be this and this, so it will be 22.747
मेगा हर्ट्ज, ठीक है। देन ऑल्सो राइट इट इज अप्रोक्सीमेटली एज 22.75 और अप्रोक्सीमेटली sorry megahertz भी we can let us see 23 megahertz. So approximately 23 megahertz मेरी सर्किट बैंडविड्थ आ गई इस केस में जब मेरा इनपुट रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है और मेरा लोड रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम। अब इसी क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा चेंज करा है और मैंने आपको बोल दिया है कि अगर इस पूरे सर्किट में मैं अपने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम कर दूं रादर देन 1 किलो ओम, मैं अपने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कर दूं 50 ओम कर दूं, तो आपकी सर्किट बैंडविड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो 1 अपॉन आर टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर एल प्लस 1 अपॉन आर ए, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा दिस विल बी आर एल प्लस आर ए डिवाइड बाई आर एल इंटू आर ए, ठीक। तो ये वाली वैल्यू में हमने आर ए तो सेम रखा है ना, आर ए इज अगेन 1 मेगा ओम बट आर एल इंस्टेड ऑफ 1 किलो ओम इट इज अप्रोक्सीमेटली 50 ओम। तो अगर मैं इसमें 50 प्लस कितना 1 मेगा डिवाइड बाई 50 इंटू 1 मेगा कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा आर टी की वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा डिवाइड बाई 50 मेगा, ठीक है। तो जब मैं आर टी की वैल्यू निकालूंगा तो आर टी कितना आएगा, आर टी विल बी अप्रोक्सीमेटली 50 मेगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसमें अगर मैं बहुत छोटी क्वांटिटी जोड़ूंगा तो ऑलमोस्ट ये सेम बड़ी वाली क्वांटिटी ही होगी, दैट मीन्स 1 मेगा ओम के आसपास ही होगी। मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगी। तो आर टी मेरा कितना आया 50 मेगा नहीं आएगा, मेगा से मेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 50, ठीक है। सो आर टी कितना है 50 आर टी आया। और पिछले वाले केस में कितना आया था, पिछले वाले केस में आया था केस नंबर 1 में जब मैंने 1 किलो ओम लिया था तो मेरा आर टी आया था 1 किलो ओम, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में अगर मैं लोड रेजिस्टेंस 50 ओम कर रहा हूँ तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस भी 50 ओम आ रहा है। कहने का क्या मतलब है कि पैरेलल रेजिस्टेंसेस जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो हम हमेशा क्या आता है मिनिमम वैल्यू या उससे छोटा आता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, दैट मिनिमम वैल्यू इज 50 ओम। तो हमने लगभग बोल दिया कि 50 ओम के आसपास इसकी वैल्यू होगी। पिछले वाले केस में मिनिमम कितना था 1 किलो ओम और 1 मेगा ओम में मिनिमम कौन सा है, दैट इज 1 किलो ओम। तो पहले वाले केस में 1 किलो ओम आना था, ठीक है। अब अगर मैं आर टी की वैल्यू 50 ओम लेता हूँ तो मेरी सर्किट बैंडविड्थ कितनी होगी। सो इन दैट केस बी सी कैन बी इक्वेटेड विद द सेम रीजन, अगेन द सी टी इज सेम, CT is what? CT is 10 पावर 7 into 10 पावर माइनस 12, तो 10 पावर प्लस 12 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू, है ना। ये पीको फेरेड वाला मैंने पीको 10 पावर माइनस 12 था तो वो ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ सेम। आर टी की वैल्यू कितनी आई, आर टी की वैल्यू 50 है तो आर टी की यहाँ पे 50 लगा दी, इंटू सी टी की वैल्यू कितनी थी 7 इंटू 10 पावर माइनस 12, तो 12 ऊपर पहुंच गया। एक बार से 12 10 पावर डिवाइड बाई 2 डिवाइड by 3.14 and divide by 7, so that will be what, that will be divide by 50 all over, divide by 50, ठीक है, and that will be 4549 ठीक है, 4549, it's 4549, let me see again, 59053 है ना, 59053 पॉइंट समथिंग, ठीक, इतना हर्ट्ज आया मेरा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 3 3 6, ठीक है, मतलब इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 454.959 मेगा हर्ट्ज, approximately equals to 455 megahertz. Now you can clearly visualize these two circuit bandwidths value, एक मेरी 23 मेगाहर्ट्ज थी, एक मेरी 455 मेगाहर्ट्ज आ रही है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने इसके कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं करा है, ना तो जंक्शन का कैपेसिटेंस चेंज करा है, ना तो एम्पलीफायर का कैपेसिटेंस चेंज करा है। मैंने केवल और केवल अपने सर्किट के अंदर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करी है। और आप देख सकते हो कि लोड रेजिस्टेंस अगर मेरा 1 किलो ओम है तो मेरी सर्किट बैंडविड्थ आ रही है कंपैरेटिवली कम। अगर मेरा लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मेरी बैंडविड्थ कितनी आ रही है
23 मेगाहर्ट्ज कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर मैंने अपना लोड रेजिस्टेंस कम कर दिया, 1 किलो ओम से घटा करके कितना कर दिया, 50 ओम कर दिया, तो आप देख सकते हो कि मेरी जो सर्किट बैंडविड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है, 455 मेगाहर्ट्ज। नाउ यू कैन क्लियरली विजुअलाइज कि इट इज अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स मोर। और 200 टाइम्स मोर कैसे, क्योंकि मैंने 200 टाइम्स अपने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दिया। 1 किलो ओम को अगर मैं 50 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 200 टाइम्स में 20 टाइम्स, सो दिस विल बी बेसिकली 20 टाइम्स मेरी बैंडविड्थ ज़्यादा आएगी, आप देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को और कम कर दूंगा तो मेरी उतनी ही कंपैरेटिवली बैंडविड्थ की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब हम यहाँ से क्लियर कट देख सकते हैं कि अगर मुझे अपने सर्किट की बैंडविड्थ बढ़ानी है तो मैं अपने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करके अपने सर्किट की बैंडविड्थ को बढ़ा सकता हूँ। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल देखना है कि मैं बैंडविड्थ कम यूज़ करूँ या मुझे लोड रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा बनाना है, यूज़ करना है, तो उस लोड रेजिस्टेंस को अगर मैं वैल्यू ज़्यादा लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पर बैंडविड्थ कम हो जाएगी। मतलब बैंडविड्थ और लोड रेजिस्टेंस के बीच में एक ट्रेड ऑफ है। अगर मैं बैंडविड्थ बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे लोड रेजिस्टेंस कम चूज करना पड़ेगा, या अगर मैं लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा लूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी बैंडविड्थ कम हो जाएगी। मतलब मुझे उन दोनों के बीच ट्रेड ऑफ में टू एप्लीकेशन डिफरेंट वैल्यूज़ की लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे कि मेरा ओवरऑल क्या कह सकते हैं एक तरीके से सर्किट बैंडविड्थ मेरी चेंज हो जाएगी। तो जितना मेरे को सर्किट बैंडविड्थ चाहिए होगी उस हिसाब से आई कैन एडजस्ट कि मेरा लोड रेजिस्टेंस या मेरा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप देख सकते हो अगर मैं कैपेसिटेंस में कोई भी वैल्यू बढ़ाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं चाहे फोटो डायोड कैपेसिटेंस बढ़ाऊं, चाहे मैं एम्पलीफायर कैपेसिटेंस बढ़ाऊं, मेरी सीटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल में सीटी कैपेसिटेंसेस ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मेरी बैंडविड्थ को इन्वर्सली इफेक्ट करेगी, वो बैंडविड्थ मेरी कम हो जाएगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस में मैं देखूं तो रेजिस्टेंस में टोटल रेजिस्टेंस क्या है, वो दोनों रेजिस्टेंस का इनवर्स कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में इनवर्सली ऐड होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 1/RL प्लस 1/R, यानी इन दोनों में जो भी छोटा है वो उससे छोटी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1 मेगा ओम की जगह 20 मेगा ओम कर दूं, लेकिन लोड रेजिस्टेंस उतना ही है, तो भी मेरा आंसर 1 किलो ओम के आसपास ही आएगा, है ना। क्योंकि इस हाईएस्ट रेजिस्टेंस पर वो ज़्यादा वैल्यू मैटर कर ही नहीं रही है। किस पे कर रही है? लो रेजिस्टेंस पे मैटर कर रही है। तो इसीलिए मैं लो को और कम करता हूँ रेजिस्टेंस को, तो ऑटोमेटिकली मेरी सर्किट बैंडविड्थ कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये चीज़ क्लियरली दिख रही होगी। समझ में आया बच्चों? जल्दी से बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। सब लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। लास्ट लेक्चर में हम जब मैंने आपको बताया था तो मैंने शायद RL और RA को ऐड कर दिया था, तो वैल्यू चेंज आ रही थी। बट लॉजिकली पैरेलल सर्किट में हम रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते, हम रेजिस्टेंस को इन्वर्सली ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा वैल्यू ऑटोमेटिकली कम वाली वैल्यू को अगर मैं और कम कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस भी मेरा और कम हो जाएगा, मतलब बैंडविड्थ मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं टेम्परेचर इफेक्ट पे। अभी हमने बात करी थी कि मेरा जो गेन है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा गेन जो है वो जंक्शन कैपेसिटेंस पे या एम्पलीफायर के कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैं गेन को और देखना चाहूँ तो गेन किसी और चीज़ पे भी डिपेंड कर सकता है क्या? अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टेम्परेचर पे। क्योंकि अगर मैं अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की स्टडी करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैं देखता हूँ कि मेजरली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिपेंडेंस ज़रूर रखते हैं। क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जो वो डिवाइस है उस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होती हैं, और अगर मैं उससे कम या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर बात करता हूँ तो वो कुछ और होती हैं। तो अगर मुझे अपने एक सर्किट को, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैंने फोटो डायोड्स यूज़ कर रखे हैं, तो फोटो डायोड्स का अगर मुझे गेन एडजस्ट करना है, चेक करना है कि कितना गेन आएगा, तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वो गेन मेरा रूम टेम्परेचर पर कुछ और आए,
है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कुछ और आए और हाई टेम्परेचर रेंजेस पर कुछ और आए, है ना। अभी मैंने ये देखा कि मेरा गेन जो है वो बायस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, मेरा गेन जो है वो डिप्लीशन रीजन की विड्थ पर डिपेंड कर रहा है, मेरा जो गेन है वो एम्पलीफायर के रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पर डिपेंड कर रहा है, मेरा गेन जो है वो लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। बट इसके अलावा मेरा गेन जो है उस पूरे फोटो डिटेक्टर का, फोटो डायोड का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है ना। तो अब अगर मुझे एक्चुअल में किसी अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर गेन की कैलकुलेट करनी है, गेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे कि टेम्परेचर का इस तरीके से मेरे फोटो डायोड पे पड़ेगा जिससे कि एवलांच गेन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब वो रीजन है, अब मैंने मेंशन भी कर रखा है कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल आयोनाइजेशन रेट। इलेक्ट्रॉन और होल जितने आयोनाइज होंगे उनका जो जिस रेट से आयोनाइज होंगे उस रेट के ऊपर डिपेंडेंस है किसकी, टेम्परेचर की। यानी टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वो उन इलेक्ट्रॉन और होल के जनरेशन का रेट भी चेंज होगा, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे अलग अलग रेट से, तो ऑटोमेटिकली वो रेट मेरा किस चीज़ को प्रोवाइड करेगा, वो चेंज करेगा एवलांच गेन को। तो एवलांच गेन अगर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद उस डिवाइस का टेम्परेचर रेट चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर की वजह से मेरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो जनरेशन रेट है, आयोनाइजेशन रेट है, वो चेंज हो रहा है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस इस कर्व के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें ली हैं, राइट हैंड साइड पर बायस वोल्टेज है ना एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे है मेरा करंट गेन, है ना, कि कितना इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रहे हैं, बेसिकली वहाँ से आपका क्लियर हो रहा है। और ये मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ एवलांच फोटो डायोड पे, क्योंकि एवलांच फोटो डायोड में ही मैं बात कर रहा हूँ एवलांच गेन की। तो एवलांच गेन को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू हैव द एवलांच फोटो डायोड, राइट। तो अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं बायस वोल्टेज लगभग 50 वोल्ट या लगभग 60 वोल्ट के आसपास लेता हूँ, है ना, 60 वोल्ट अगर मैं ये मानूँ, ये 62 वोल्ट, ये जो भी रीजन है ना, अगर इस रेंज तक देखूं तो इस रेंज तक देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स, है ना। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ तक सेम है ना, यहाँ तक देयर इज नो चेंज। इस रीजन में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर्स। बट जैसे मैं इस बायस की वैल्यू बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे मेरे टेम्परेचर का इफेक्ट पिक्चर में आना शुरू होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इस बायस वोल्टेज पर, या अगर मैं 100 ले लूँ, है ना, इस बायस वोल्टेज पर मेरे पास गेन 0 डिग्री पे इतना है ना, 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है, 43 पर इतना है, ठीक है, 43 पर इतना है और 67 पर इतना है। ऐसे अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो शायद वो रीजन कुछ इस तरह का आए, मतलब मेरा गेन कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रहा है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन सी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर मेरे जो करंट गेन की वैल्यू है दैट इज डिक्रीजिंग, इवन इफ आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज, even if I am increasing the voltage level, voltage bias voltage levels, ठीक है। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं सपोज 100 वोल्ट पर एक पर्टिकुलर डिवाइस को काम करा रहा हूँ 100 वोल्ट बायस वोल्टेज पर, तो ऐसे केस में वो टेम्परेचर कितना है जिस टेम्परेचर पर वो डिवाइस उस टाइम पर ऑपरेट हो रही है। अगर वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर है तो आप देख सकते हो 100 वोल्ट पर इट विल प्रोवाइड यू ऑलमोस्ट 6 और 6.5 करंट गेन। बट वही अगर मैं 23 डिग्री यानी ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पर बात करता हूँ, इट इज प्रोवाइडिंग मी ऑलमोस्ट 5.1 5.2 वोल्ट 5.2 करंट गेन। एंड if for I am operating it on a very large temperature around 60 around 65, ठीक है, that means you can see that it is around 4 or even less than 4. that means current gain की वैल्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे फॉर अ कांस्टेंट बायस वोल्टेज इवन, ठीक है। तो उस गेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट बायस वोल्टेज पर तो डिपेंडेंसी मुझे पता है, लेकिन उस डिफरेंट बायस वोल्टेज के साथ साथ डिफरेंट टेम्परेचर पर भी वो कितनी रेंज है आप इस ग्राफ से क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं और अगर मैं बायस वोल्टेज कांस्टेंट रखता हूं
तो आयनाइजेशन रेट मेरा इंक्रीज होता है, जिससे कि मेरा एवलांच गेन भी इंक्रीज होगा। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर मैं आयनाइजेशन रेट की एक इक्वेशन बनाना चाहूं तो वो सीधे सीधे टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। टेम्परेचर कम हो रहा है तो एवलांच गेन बढ़ रहा है, आयनाइजेशन रेट बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन रेट घट रहा है। ठीक है, तो उसको मैथमेटिकली मैं अभी आपको बताऊंगा, उस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं कांस्टेंट गेन को मेंटेन करना चाहता हूं, अगर टेम्परेचर चेंज हो, फॉर एग्जांपल अब मैं जो डिवाइस बनाई है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की बात कर लो, कंप्यूटर में जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो वो जीरो टेम्परेचर पर होता है ना, जो रूम टेम्परेचर है। बट जैसे वो प्रोसेसर स्टार्ट होगा, प्रोसेसर की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हीट का डिसिपेशन होगा, उसकी वजह से उसका नियर बाई टेम्परेचर बढ़ता रहता है ना। तो ऑटोमेटिकली एक जगह पर एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पे भी देयर इज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मुझे उस टेम्परेचर के चेंज को कंपनसेट करना है तो मुझे कोई ना कोई चीज़ ऐसी मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे कि मैं उस टेम्परेचर के इफेक्ट को नलिफाई कर पाऊँ। क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेरा गेन कम होगा, तो मुझे कोई कंपनसेशन सर्किट ऐसा लगाना पड़ेगा जिससे कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसी रेशियो में मेरी बायस वोल्टेज बढ़ जाए, जिससे कि मेरे को वो पर्टिकुलर गेन कांस्टेंट मेंटेन हो पाए। तो अगर मैं कांस्टेंट गेन को मेंटेन करना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर चेंज के साथ साथ मुझे अपने मल्टीप्लाइंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्न चेंज दी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, या इलेक्ट्रॉन होल पेयर का आयनाइजेशन रेट जो है वो चेंज कर देगा, और उसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बायस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरा आयनाइजेशन रेट चेंज होगा, और ऑटोमेटिकली उस रेट ऑफ चेंज की वजह से टेम्परेचर चेंज के इफेक्ट को मैं कांस्टेंट गेन को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे एक रिसीवर में एक कंपनसेशन सर्किट लगाना पड़ेगा। वो कंपनसेशन सर्किट क्या करेगा, वो मेरी बायस वोल्टेज के लेवल को एडजस्ट करेगा जब मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं मैथमेटिकली, इस रिलेशन से अपने गेन करते हैं, फैक्टर को, गेन को कौन सा हूं, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे v डिवाइड बाई वी बी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या करनी है, इसकी वैल्यू सेम करनी है। ठीक है, या इसकी वैल्यू को विद फैक्टर ऑफ n जो भी है ना, गेन फैक्टर, वो मुझे उस हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसके हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ब्रेक डाउन वोल्टेज मानूं वीबी, है ना, तो मैं m को इन्फिनिटी करना पड़ेगा। यानी वीबी एक ऐसा वोल्टेज है जिस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कह रहे हैं। अगर ये वाली वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो गई, मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो चाहे ये वाली वैल्यू कुछ भी हो, 1 माइनस 1 दैट मीन्स infinity, sorry 0, and 1 by 0 is infinity. That means at v equals to vb, v is approaching vb, when v is approaching vb, then m is approaching infinity. ठीक है, when v is when v is approaching vb, then m is approaching infinity. That means breakdown voltage पर मैं पोटेंशियल मैं गेन क्या कहता हूँ, then my gain is going to infinity. और ये जो मेरा पैरामीटर है n, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू लगभग 2.5 से 7 के बीच में होती है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू 2.5 लूँ, है ना, तो मैं गेन को 2 मेंटेन करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होगी। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पता है तो मैं किस वोल्टेज लेवल पर m की वैल्यू को 2 मेंटेन कर सकता हूँ, अगर मेरा n इतना है तो। ठीक है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स पता है आपको, m पता है आपको, n पता है आपको, v भी पता है उस पर्टिकुलर डिवाइस की। यू कैन चूज द बायस वोल्टेज v अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप टू मेंटेन द कांस्टेंट गेन m। ठीक है ना। अब ये जो मेरा v है वो क्या है, वो मेरा VA यानी रिवर्स बायस वोल्टेज जो हमने अप्लाई करी है, और इसमें मैं IMRM ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा, जो बायस वोल्टेज मैंने लगाई है और जो मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, फोटो डायोड का सीरीज रेजिस्टेंस, RS बोल दो RM बोल दो, उस डिटेक्टर के रेजिस्टेंस के अलोंग कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा टू गेट द एग्जैक्ट वोल्टेज अलोंग या अराउंड द डिटेक्टर। तो V मेरा क्या है, मैंने VA अप्लाई करा, है ना, मैंने VA अप्लाई करा, VA नेगेटिव पॉजिटिव
अप्लाई करा, फोटो डायोड लगाया है, क्या कह सकते हैं एक तरीके से सीरीज में, ठीक है। सो दैट विल बी सीरीज रेजिस्टेंस आर एस बोल दो या आर एम, मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। तो दैट आर एम मुझे क्या करना है, इस आर एम की वैल्यू को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि इस आर एम के अक्रॉस भी मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो एक्चुअल में ये अगर वी ए है तो यहाँ अगर आई करंट फ्लो हो रही है ना, तो ऑब्वियसली जो ड्रॉप होगा वो क्या आएगा। अगर मुझे यहाँ पर यहाँ पर मुझे मेंटेन करना, चेक करना है कि वोल्टेज कितना है, तो वो कितना होगा, दैट विल बी सिंपली वी ए माइनस आई एम आर एम, वेयर आर एम इज दी फोटो डायोड सीरीज रेजिस्टेंस, है ना, एंड डिटेक्टर लोड रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, जो भी डिटेक्टर का लोड रेजिस्टेंस है, एंड आई एम इज दी मल्टीप्लाइड करंट, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे, इस वैल्यू के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देना है टू गेट द एग्जैक्ट वोल्टेज अराउंड द डिटेक्टर, ठीक है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज को टेम्परेचर के साथ वेरी अगर हमें करना है तो वो कुछ इस रिलेशनशिप पे मेंटेन करेगी। ये डिपेंडेंसी है यहाँ पर, जो VB है ब्रेकडाउन वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज VB एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T0 टाइम्स 1 + A डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर, ठीक है। और इसी के हिसाब से वी कैन हैव द पैरामीटर ऑफ द n पैरामीटर, है ना। तो जो मैंने n पैरामीटर लिया था V डिवाइड बाई VB पावर n, वो भी अगर टाइम का फंक्शन है, that too can be calculated using this relation, that is n as a function of t is equals to n of t naught times 1 plus b multiply with the difference in the temperature. So T0 that is absolute temperature में से मैंने अपने एग्जैक्ट टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पर ये जो A और B है ये कॉन्स्टेंट नेगेटिव वैल्यू 5 से लेके 7 तक वैल्यू है। तो दैट टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर थिंग 2.5 से लेके 7 अगर मुझे n की वैल्यू मेंटेन करनी है तो मुझे a और b की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो a और b की वैल्यू पॉजिटिव है, डिफरेंस ये मेरा मिनिमम टेम्परेचर है 0, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं t बढ़ा रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, ये मुझे पॉजिटिव करना है, तो अल्टीमेटली ये वाली टोटल वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। तो उसके हिसाब से मैं अपने गेन के कर्व्स को चेक कर लूँगा, और वो गेन के कर्व मैंने आपको ऑलरेडी इस फिगर में स्टार्टिंग में दिखाई रखा था। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा समझ में आ गया ना, आया ना। ये इस पे इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभी बस ये पूछा जाता है कि आपका टेम्परेचर का इफेक्ट एवलांच गेन के ऊपर किस तरीके से होता है। तो आपको वो जो रैंडम जो आपको ये ग्राफ मैंने बना करके दिखाया था, इस ग्राफ के थ्रू आपको बताना है कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे करंट गेन की वैल्यू उस पर्टिकुलर बायस वोल्टेज पर कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं कांस्टेंट करंट गेन चाहता हूँ तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाने पर अपना बायस वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि मैं कांस्टेंट गेन को अपने कांस्टेंट कर पाऊँ, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, ये सिलेबस का लास्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट में, है ना। ये है कंपैरिजन ऑफ फोटो डिटेक्टर्स। तो अभी मैंने ब्रॉडली जितना इस यूनिट 4 में पढ़ाया फोटो डिटेक्टर्स, उसमें पढ़ाए थे 2 टाइप के फोटो डिटेक्टर, एक पेन फोटो डायोड और एक था APD एवलांच फोटो डायोड। तो मैं दोनों के ऊपर अलग अलग कंपैरिजन दे देता हूं। अगर मैं पेन फोटो डायोड की बात करता हूं तो पेन फोटो डायोड में जो मेरे कंपैरिजन पैरामीटर्स हैं वो है ये वेवलेंथ रेंज, वो तो सभी के लिए सेम रहेगा, रिस्पॉन्सिविटी, डार्क करंट कितनी है उसकी, राइज टाइम कितना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, डार्क करंट भी, सरफेस लीकेज करंट भी, और बहुत सारे करंट्स हैं, इंक्लूड कर सकता हूँ मैं, बट दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी डार्क करंट, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। राइज टाइम, अब ऐसे ही मैं फॉल टाइम भी कर सकता हूँ, है ना, ऐसे ही मैं उसका डिले टाइम भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मैं मेंशन ना करके केवल और केवल एक पैरामीटर दे रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन के लिए एक पैरामीटर मिल जाए, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ कितनी है उसकी, और फिर उसके बाद उसकी बायस वोल्टेज कितनी है। सो वी कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर पैरामीटर्स फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड।
तो ये अलग अलग मटेरियल के पिन फोटोडायोड मैंने बनाए हैं। तो अगर मेरा सिलिकॉन का है तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी वेवलेंथ है लगभग 400 से लेकर के 1100 नैनोमीटर। यानी अगर मैं 400 450 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ अचीव करना चाहता हूँ, ये नैनोमीटर है, इट्स NM, ठीक है, कैपिटल N नहीं है, स्मॉल n है। न्यूटन, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर न्यूटन बेसिकली, ये स्मॉल n है नैनोमीटर के लिए, ठीक है। तो ये आपका कितना, ऑलमोस्ट 400 से डायोड बनाना चाह रहा हूँ जर्मेनियम का, तो आप देख सकते हो द मिनिमम वोल्ट मिनिमम वेवलेंथ फॉर अ जर्मेनियम पिन फोटोडायोड टू रिसीव इज दी 800। दैट मीन्स अगर मैं 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ को रिसीव करना चाहता हूँ यूजिंग पिन फोटोडायोड मेड ऑफ जर्मेनियम, देन इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज ही कितनी है, 400 से लेकर के 1650 नैनोमीटर, ठीक है। अब अगर मैं 1100 से 1700 नैनोमीटर की रेंज देखूं तो ये इंडियम गैलियम आर्सेनाइड का पिन फोटोडायोड है। तो अगर मैं सपोज 1000 नैनोमीटर इस्तेमाल करना चाहता हूं तो 1000 नैनोमीटर की वेवलेंथ को रिसीव करने के लिए मुझे या तो सिलिकॉन का पिन फोटोडायोड चाहिए होगा या तो जर्मेनियम का चाहिए होगा, बट इंडियम गैलियम आर्सेनाइड 1000 पर काम ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर मेरे को सपोज 1700 नैनोमीटर चाहिए, 1650 नैनोमीटर चाहिए, तो ये काम नहीं करेगा, ये शायद काम कर सकता है और ये काम करेगा। तो बेस्ड ऑन कि उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कितनी रेंज उस पर्टिकुलर पैरामीटर की रहेगी, यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन या एक कंपैरिजन चार्ट से एनालाइज कर सकते हो। नाउ रिस्पॉन्सिविटी इज द नेक्स्ट कंपैरिजन पैरामीटर दैट इज कैलकुलेटेड इन एम्पियर्स पर वॉट, एंड फॉर सिलिकॉन पिन फोटोडायोड इट इज for the range of 0.5 0.4 to 0.6. For germanium it is 0.4 to 0.5, and for indium gallium arsenide it is almost 0.7 to 0.95%, 0.75 to 0.95, है ना, times, it's not percent, it's times, 75% or 95%. For dark current, the dark current is in the nanometer, and that is from 1 to 10 for silicon. For germanium it is 50 to 500 nanometer. You can see it is clearly visible that the dark current is very large in the germanium photodiode. And for indium gallium arsenide it is very small, even it's up to maximum of 2, it is the highest value, the dark current is in 2 nanometer only, ठीक है। rise time is 0.5 to 1 nanoseconds, ठीक है। and for germanium it is 0.1 to 0.5. now you can see इसकी वैल्यू का आधा इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। and for indium gallium arsenide pin photodiode it is very less, it's 0.05 nanoseconds to 0.5 nanoseconds, है ना। तो अगर मुझे एक हाई राइज टाइम यानी एक स्पीड, हाईली स्पीड वाला मेरे को पिन फोटोडायोड सेलेक्ट करना है, देन आई विल प्रेफर टू चूज इंडियम गैलियम आर्सेनाइड पिन फोटोडायोड। सिमिलरली अगर मेरे को हाई बैंडविड्थ चाहिए, आप देख सकते हो कि बैंडविड्थ मेरी इंडियम गैलियम आर्सेनाइड में भी ज़्यादा है और इसमें भी ज़्यादा है, अप टू 3 गीगाहर्ट्ज सॉरी 3 गीगाहर्ट्ज तक की बैंडविड्थ के लिए, मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ के लिए काम करेगा। बायस वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 to 10 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली एक और कंपैरिजन चार्ट है, वो है एवलांच फोटोडायोड का। दो टाइप के फोटोडायोड हमने पढ़े हैं, है ना। तो दो फोटोडायोड के लिए हमारा दोनों, एक पिन फोटोडायोड और एक एवलांच फोटोडायोड, तो उन दोनों के कंपैरिजन चार्ट। अब पैरामीटर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एवलांच गेन है, वेवलेंथ तो है ही, डार्क करंट भी है, राइज टाइम भी है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी है, वहाँ पर मॉडरेशन था, मॉडरेशन बैंडविड्थ था, यहाँ पर गेन और बैंडविड्थ प्रोडक्ट है, और बायस वोल्टेज यहाँ पर भी है ना। अगेन इट्स नॉट इन कैपिटल NM, इट्स नैनोमीटर, ठीक है। ये रेंज तो सेम ही है। एवलांच गेन आप देख सकते हो, सिलिकॉन के लिए गेन जो है वो 220 से लेके 400 तक है, लेकिन जर्मेनियम और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड के लिए ये गेन कंपैरेटिवली कम है। तो अगर मुझे हाई गेन का एक एवलांच फोटोडायोड चाहिए, आई विल प्रेफर टू चूज डायोड, अ फोटोडायोड मेड ऑफ सिलिकॉन। डार्क करंट इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए बहुत कम होती है, जर्मेनियम और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड के एवलांच फोटोडायोड के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। राइज टाइम देख सकते हो आप, लगभग सेम ही है, 0.1 से लेके 2, 0.5 से लेके 0.8 और 0.1 से लेके 0.5। मॉड्यूलेशन गेन बैंडविड्थ इन गीगाहर्ट्ज रेंज, दैट इज इट्स 100 to 400,
It's not 100 to 100, it's 100 to 400, right? 2 to 10 and 220 to 250 is the range for the silicon, germanium and indium gallium arsenide. And bias voltage, you can see the bias voltage for previous case spin photodiode, it is of the order of 5 volt or 10 volt, but यहाँ पर आप देख सकते हो bias voltage मेरी 400 वोल्ट तक जा रही है ना। तो सिलिकॉन का अगर मैं एवलांच फोटोडायोड यूज करूंगा तो मुझे वोल्टेज गेन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज़ जर्मेनियम और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड के लिए लेता हूं तो आप देख सकते हो इट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ द वोल्ट्स, 20 से 40 या 20 से 30 ये बायस वोल्टेज है। सिलिकॉन के लिए बायस वोल्टेज मेरी कितनी है, बहुत ज़्यादा है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आई कैन से कि मैं इस पर्टिकुलर सिलिकॉन के एवलांच फोटोडायोड का ना यूज़ करूं क्योंकि बायस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा इस यूनिट का समापन हुआ। ठीक है, पढ़ेंगे, इसीलिए मैं उसको नेक्स्ट यूनिट में कवर अप कराऊंगा। क्लियर हो गया?